So hello all. Me all to the lecture of IOC. तो पिछले क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स की बात कर रहे थे और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया था। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था द रिड्यूसिंग नेचर इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन हमने रिड्यूसिंग नेचर बारे में क्या देखा था कि इन द एक्वस सॉल्यूशन रिड्यूसिंग नेचर में लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड इज मोस्ट रिएक्टिव। एंड एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमें रिड्यूसिंग नेचर को पता करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग नेचर पता करना है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर पता करना है। हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ई नॉट ऑक्सीडेशन या ई नॉट रिडक्शन के वैल्यूज पता होने चाहिए एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, राइट। वो सारी चीजें पढ़ी थी, वो कल की क्लास में मैंने क्लियर कर दिया था, तो उसको आज रिपीट नहीं कर रहे। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स। मगर केमिकल प्रॉपर्टीज में जाने से पहले एक बार I think that there is a need to make you people revise Fazan's rule। तो पहले मैं Fazan's rule को रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस को एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Fazan's rule में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं? Fazan's rule बेसिकली किसके लिए है? Fazan's rule कब यूज होता है? Fazan's rule is basically used when Fazan's rule discusses about covalent nature in an ionic compound। Fazan's rule discusses about covalent nature in an ionic compound। आयोनिक बॉन्ड में कोवलेंट नेचर की जब बात होती है तो उसमें Fazan's rule का एप्लीकेशन आता है। राइट, तो इस चीज को पहले समझ लो। आयनिक बॉन्ड में जब कभी भी कोवलेंट नेचर की बात होती है उसमें क्या आता है? उसमें Fazan's rule का एप्लीकेशन आता है। ठीक है, राइट। तो आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट नेचर कैसे डेवलप होता है देख लो, पहले समझा देता हूं। There is a small cation is small and there is a large anion। ठीक है, हमें पता है, we all know this thing very nicely, very properly कि आयनिक बॉन्ड में it is just electrostatic force of attraction। मतलब कैटायन और एनायन के बीच में बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, समझे क्या? जबकि कोवलेंट बॉन्ड में there occurs overlapping between the electron clouds। ठीक है, राइट। तो छोटा वाला क्या, कैटायन जनरली क्या होता है? स्मॉलर होता है, समझे क्या? कैटायन जनरली क्या होता है? स्मॉलर होता है। एंड एनायन जनरली क्या होता है? बिगर होता है, समझे क्या? ये क्या है? ये एनायन है, राइट, ये एनायन है। एनायन पे मैंने क्या दिखाया? माइनस चार्ज दिखाया है। ठीक है, राइट। तो प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज दे बोथ एक्सपीरियंस व्हाट? दे बोथ एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से दे आर हेल्ड टुगेदर। दिस इज ओनली व्हाट? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, बट व्हेन देयर इज अ स्मॉल साइज कैटायन विच जनरली हैपेंस, कैटायन जनरली छोटा होता है, एंड देयर इज अ लार्ज साइज एनायन, एनायन जनरली क्या होता है? बड़ा होता है। राइट, तो उन सब केसेस में क्या होता है? उन सब केसेस में व्हाट हैपेंस, स्मॉल साइज कैटायन क्या करेगा? स्मॉल साइज कैटायन, क्योंकि स्मॉल साइज कैटायन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, एंड एनायन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, समझे क्या? तो स्मॉल साइज कैटायन का जो न्यूक्लियस है, व्हाट हैपेंस? न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल कैटायन attracts the electron cloud of large anion। स्मॉल कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? लार्ज एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। मतलब जब लार्ज एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होगा तो इस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन में क्या होगा? डिस्टॉर्शन होना स्टार्ट होगा। मतलब क्या? वो उसका शेप खराब होना स्टार्ट होगा, और शेप इतना ज्यादा खराब हो जाएगा क्योंकि कैटायन क्या कर रहा है? उसको खींच रहा है अपनी तरफ। शेप इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि अल्टीमेटली क्या होगा? दे विल अकर व्हाट? दे विल अकर ओवरलैपिंग बिटवीन द, जो मैंने ब्लू से सर्कल किया, दे विल अकर व्हाट? दे विल अकर ओवरलैपिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन एंड एनायन। समझे क्या? तो राइट, तो यहां पे मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल कैटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लार्ज एनायन,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट्स पोलराइज्ड। समझे क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट्स पोलराइज्ड मतलब गेट्स डिस्टॉर्टेड और डिस्टॉर्टेड, राइट। एंड इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ कैटायन एंड एनायन start overlapping to some extent. They start overlapping to some extent, which develops what? Covalent nature, which develops covalent nature in ionic bond, in an ionic bond, which basically develops a covalent nature in an ionic bond. क्योंकि जैसे ही ओवरलैपिंग हो गया वैसे ही क्या आ जाएगा, कोवलेंट नेचर डेवलप हो जाएगा, समझेगा, राइट। अच्छा, अब टर्म आता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। समझे क्या, कैटायन का पोलराइजिंग पावर मतलब क्या, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, इट कॉल्ड polarizing power of cation। गेटिंग ना, मतलब कैटायन का जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को डिस्टॉर्ट करने का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। समझे क्या, राइट। देयरफॉर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, इसको मैंने किससे नेम किया, पीपी। पोलराइजिंग पावर को मैंने नेम किया किससे, पीपी। समझे क्या, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। पहली बात, कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, क्योंकि कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा नेबरिंग एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, नेगेटिव है। समझे क्या, राइट। उसके बाद पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक साइज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक साइज। समझे क्या, मतलब कैटायन जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा। समझे क्या, दैट मीन्स स्मॉलर कैटायन हैज greater polarizing power, it has got greater polarizing power। समझे क्या, राइट। एंड देन उसके बाद पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज मोर इफ अ कैटायन हैज pseudo noble gas configuration. If a cation has pseudo noble gas configuration, that is 18 electrons in valence। समझे क्या, तो अभी इन सब चीज को हम लोग वन बाय वन जो हमारे बुक में लिखा है उसको देखते हैं, राइट। तो ये मैंने बताया पोलराइजिंग, अभी एग्जांपल साथ देखते हैं। फिर उसके बाद अगला टर्म आता है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। समझे क्या, तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन मतलब क्या, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन to get distorted
कैटायन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, एंड टेंडेंसी ऑफ द एनायन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी, इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। समझे क्या? तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना अच्छा डिस्टॉर्ट होगा उसको बोला जाएगा कि वो उतना ज्यादा पोलराइजेबल है। समझे क्या? देयरफॉर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायनिक साइज। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। समझे क्या? Therefore, कोवलेंट कैरेक्टर, therefore किसी भी कंपाउंड में therefore कोवलेंट कैरेक्टर in an ionic bond increases when first size of cation is less, या सीधे सीधे आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कब इंक्रीज होगा? व्हेन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज मोर। अभी ये तुम लोगों को पता है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कब ज्यादा होगा? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज्यादा होगा जब कैटायन का साइज छोटा होगा, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, या फिर कैटायन के पास सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। उस केस में पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज्यादा होगा और वो कैटायन जो है क्या कर सकता है, अपने नेबरिंग एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा से ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है। समझे क्या? गेटिंग ना? एंड पोलराइजेबिलिटी of anion is more. That means anionic size is bigger। मतलब बिगर साइज एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, तो बिगर साइज एनायन का जो करस्पॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड होगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। समझे क्या? राइट। तो ये सारी बातें तुमने पहले पढ़ी रही होंगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि फजान्स रूल में क्या क्या होता है, इसलिए इसमें एप्लीकेशन आएगा, तो इस वजह से मैं एक बार रिविजिट कर रहा हूं। समझे क्या? राइट। तो अभी एक बार देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है और उसके बाद इसके बेसिस पर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार। फजान्स रूल डिस्कसेस अबाउट कोवलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, राइट। और मैंने बताया कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर जो है किस तरह से आएगा। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन बताया, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बताया, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन बताया, और फिर ये बताया कि कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में कब इंक्रीज होगा? जब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज्यादा होगा एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब क्या? चेंज ऑफ आयनिक कैरेक्टर टू कोवलेंट कैरेक्टर। समझे क्या? तो सीधी बात, व्हेन टू, इसको जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं। व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ अनइक्वल साइज, मतलब स्मॉल साइज कैटायन लार्ज साइज एनायन, अनइक्वल साइज मतलब स्मॉल साइज कैटायन लार्ज साइज एनायन, अप्रोच ईच अदर क्लोजली ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, द आयन स्मॉलर इन साइज अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर आयन, मतलब छोटा वाला आयन दूसरे वाले मतलब बड़े वाले आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा एंड उसकी न्यूक्लियर चार्ज को रिपेल करेगा। समझेगा? द नेट रिजल्ट इज डिस्टॉर्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द बिगर आयन। मैंने बताया, जैसे ये देखो, ये डायग्राम देखो, छोटा वाला आयन बड़े वाले आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है? डिस्टॉर्ट कर रहा है। ठीक है ना? ये क्या हो रहा है? ये डिस्टॉर्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बड़े वाले आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है? डिस्टॉर्ट हो रहा है। समझेगा? राइट। दिस डिस्टॉर्शन इज यूजुअली डन बाय द कैटायन बिकॉज द साइज इज स्मॉलर देन द एनायन। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन नो लॉन्गर रिमेन सिमेट्रिकल। दिख रहा होगा एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा हो गया? सिलेंड्रिकल हो गया, अभी सिमेट्रिकल नहीं है, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। समझे क्या? ये देखो जरा, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नो लॉन्गर सिमेट्रिकल, एक जगह पुल हो गया है, ठीक ना, बट इट इज इलोंगेटेड। मतलब क्या? इलोंगेटेड हो गया टूवर्ड्स कैटायन, दिख रहा होगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन क्या हो गया? इलोंगेटेड हो गया। ठीक है, सो
द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द नियर बाय एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर. मैंने बताया टेंडेंसी ऑफ द कैटायन टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेबरिंग एनायन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर. व्हाइल टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म्ड, टेंडेंसी ऑफ द एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड और टू गेट डिफॉर्म्ड बाय द कैटायन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी. समझे क्या? राइट. तो पोलराइजिंग पावर बताया, पोलराइजेबिलिटी बताया मैंने. ठीक है. नाउ ड्यू टू पोलराइजेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अकर बिटवीन द टू आयंस टू सम एक्सटेंट. देखो ना यहां पे क्या हो रहा है, ये पोलराइजेशन होता गया होता गया होता गया एंड फाइनली देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहां पे देखो जरा ओवरलैप कर गए. ये वाला जो मैं येलो से शेड कर रहा हूं दिख रहा होगा, यहां पे दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या कर गए, ओवरलैप कर गए. एंड जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ओवरलैप कर गए वैसे ही इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे क्या आ गया, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया. एंड द बॉन्ड शोज सम कोवेलेंट कैरेक्टर. समझे कि ये मैंने यहां पे डायग्राम में दिखाया हुआ है. बात समझे? राइट. फटाफट से देखते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन देखना पड़ेगा. तो ये जो मैंने बताया ये तुम्हें समझ में आ गया होगा. अच्छा अब देखो जरा, अब एक बार पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज से बता देता हूं. इफेक्ट ऑफ, जो कि हमें जनरली हमें अपने एस ब्लॉक में देखना हमारे पास आएगा, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल के, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं. इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड ऑन lattice energy and melting point of ionic solid. Effect of polarization of ionic bond on lattice energy and melting point of ionic solid. समझे क्या? अब देखो जरा, मतलब इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड ऑन द लैटिस एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक सॉलिड. ठीक है. तो चलो देखो, इसको पहले ऐसे अज्यूम कर लो. अभी जैसे हमने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है तो लैटिस एनर्जी का टर्म नहीं पता होगा तुम्हें. तो लैटिस स्ट्रेंथ इसको हम क्या अज्यूम कर लें, लैटिस स्ट्रेंथ, इसको समझने के लिए अभी अज्यूम कर लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. Intermolecular forces, that means force of attraction between two adjacent ionic molecules in a ionic solid. समझे क्या? राइट. मतलब जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल, जैसे NaCl सॉलिड, जैसे हमारे पास NaCl सॉलिड है, तो NaCl सॉलिड में लैटिस स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करके, मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं. तो NaCl सॉलिड में देयर इज सोडियम कैटायन एंड देयर इज Cl माइनस एनायन. समझे क्या? तो ये पूरा क्या है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है NaCl का. दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. ये जो है दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. समझे क्या? उसी तरह से देयर इज व्हाट, देयर इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. ये जो है सिमिलरली देयर इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. देखो ये ऐसा, देयर इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, देयर इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. तो NaCl हमें पता है कैसा होता है, आयनिक होता है. ठीक है. तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या, किसकी बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, ये जो है ये एक मॉलिक्यूल है, ये जो है ये दूसरा मॉलिक्यूल है. ठीक है. तो पहले वाले मॉलिक्यूल का जो Cl माइनस है, इस पे क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का जो Na प्लस है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले वाले मॉलिक्यूल के Cl माइनस का जो नेगेटिव चार्ज है एंड सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के Na प्लस का जो पॉजिटिव चार्ज है,
इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, यहां पे ऐसे मैं दिखाता हूं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को समझाने के लिए। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, पहले वाले मॉलिक्यूल के Na+ का जो Cl- का जो नेगेटिव चार्ज है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के Na+ का जो पॉजिटिव चार्ज है, समझे क्या? तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन फील करेंगे, समझे क्या? मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स आ रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स आ रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें दिख रहा है कौन सा फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है, समझे क्या? दैट मीन्स व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज electrostatic force between two molecules of ionic solid। बात को समझना, between two molecules of ionic solid, ठीक है, राइट। NaCl ये कैसा होता है, ये आयनिक होता है, मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्स कैसा है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्स, करेक्ट ना? आयनिक सॉलिड्स के दो आयनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में, समझे क्या? राइट, चलो अब दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल जो मैं लेता हूं, जैसे सपोज करो Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल क्या है, हम जानते हैं कोवलेंट कंपाउंड है, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। Cl2 मॉलिक्यूल क्या है, Cl2 मॉलिक्यूल एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, समझे क्या? तो दो Cl2 मॉलिक्यूल को मैं बनाऊंगा, अगर मैं दो Cl2 मॉलिक्यूल्स को बनाऊं तो दो Cl2 मॉलिक्यूल्स, एक Cl2 मॉलिक्यूल ऐसा हो गया, मतलब साइज दोनों के सेम रहेंगे, दो क्लोरीन एटम आपस में कैसे ओवरलैप्ड है, इस तरह से, ये ऐसा, ये एक Cl2 है, समझे क्या? और उसी तरह से क्या होगा, ये दूसरा Cl2 होगा, समझे क्या? अब इतना तो तुमने पढ़ा ही हुआ है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, समझे क्या? तो ये वाला, इनके जो एडजेसेंट एटम्स है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स के जो एडजेसेंट एटम्स है, दोनों मॉलिक्यूल्स के एडजेसेंट एटम्स कौन से हो गए, एक ये वाला एटम, पहले वाले मॉलिक्यूल का ये वाला एटम, सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का ये वाला एटम, समझे क्या? अच्छा, क्योंकि कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो एक तरह से इनमें कोई चार्ज नहीं है, अगर इनमें कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच, मतलब जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगे, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में देयर एग्जिस्ट ओनली व्हाट, वैन डर वाल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, यस नॉट? क्योंकि इनमें जो है क्लोरीन के जो एटम्स जो ओवरलैप्ड है, उनके पास कोई चार्ज नहीं है, उनके पास क्या होगा, वैन डर वाल इंटरमॉलिकुलर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्सेस है, वैन डर वाल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को कंपैरिजन करते हैं, फॉर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में एक चीज तो एकदम क्लियर है कि आयनिक फोर्स is much stronger than van der Waal force, समझे क्या? आयनिक फोर्स जो है, इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल फोर्स, राइट? ये बात क्लियर हुई? ये तो ऑब्वियस चीज है, आयनिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल फोर्स। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि those ionic compounds which have considerable covalent character due to polarization
show what? Weaker intermolecular forces. They show weaker intermolecular forces. That means they show weaker lattice of their ionic solid. Getting ना? Lattice is weaker. समझे क्या? That means such weaker lattice can be broken by providing lesser energy. By providing what? By providing lesser energy. That means lattice energy is low. ये बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं. क्या बता रहे हैं कि दोज आयनिक मॉलिक्यूल्स जिनके पास कंसिडरेबल पोलराइजेशन की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, उनका जो लैटिस है कैसा होता है? कमजोर होता है. लैटिस कमजोर होता है, इसका मतलब क्या? लैटिस कमजोर होने का मतलब ये है, देखना ध्यान से, लैटिस कमजोर होने का मतलब ये है, मतलब ऐसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब जिनके पास दोज आयनिक सॉलिड्स जिनके पास कंसिडरेबल कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है. कंसिडरेबल कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा मतलब क्या? छोटा कैटायन बड़ा एनायन और उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का क्या हो गया? थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो गया, जैसे मैंने यहां पे शो किया है. समझे क्या? रेड वाला क्या है? छोटा कैटायन है. ब्लू वाला क्या है? बड़ा एनायन है. उनके पास क्या हो गया? कंसिडरेबल ओवरलैपिंग की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर आ गया. समझे क्या? उसी तरह से फिर से देखो जरा, ये और ये, सिमिलरली दिस एंड दिस. समझे क्या? राइट. तो कोवलेंट कैरेक्टर आ जाने की वजह से, कोवलेंट कैरेक्टर आ गया बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन. ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं, मगर इनके पास पोलराइजेशन की वजह से क्या आ गया? कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, जिसकी वजह से मैंने ओवरलैपिंग शो किया है. समझे क्या? तो इनके बीच में ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? दिस इज वैन डर वाल्स फोर्स. यस, वैन डर वाल्स फोर्स. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो व्हाट? वैन डर वाल्स फोर्स. क्योंकि ये कोवलेंट कैरेक्टर आ गया ना, मतलब मोर वैन डर वाल फोर्स. क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, दे विल बी लेस आयनिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेस आयनिक फोर्स या फिर लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से इनके बीच का जो फोर्स है, इस फोर्स को तोड़ना क्या होगा? आसान हो जाएगा. ये सॉलिड है. This is ionic solid having polarization. समझे क्या? आयनिक सॉलिड हैविंग पोलराइजेशन. तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, तो इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या हो जाएगा? इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ तोड़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा. अगर इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना आसान हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि इनका जो लैटिस है और पैकिंग इन द सॉलिड स्टेट, किस कंपाउंड में? जिनके पास पोलराइजेशन होता है. पैकिंग इन solid state is weak. Is what? Weak. And if lattice is weak, therefore पहली बात, lattice energy मतलब energy to break the lattice is low. किसका? दोज आयनिक सॉलिड्स व्हिच हैव गॉट कोवलेंट कैरेक्टर, उनका लैटिस एनर्जी लो होता है. दूसरी बात मैंने बताया था, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पैकिंग इन द सॉलिड स्टेट. मैंने ऑलरेडी समझा रखा है. समझे क्या?
सॉलिड स्टेट में पैकिंग जितना स्ट्रांग होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, समझे क्या? तो अकॉर्डिंगली मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझे क्या? राइट, तो अभी ये बात क्लियर हुई होगी। तो इस चीज को मैं 2 पॉइंट्स में ऐसा समअप कर देता हूं जिससे कि हमें एप्लीकेशन देखने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो सीधी बात, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन आयनिक बॉन्ड, ऑफ आयनिक बॉन्ड ऑन लैटिस एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ऑन लैटिस एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड, समझेगा? तो इसमें हमारे 2 पॉइंट क्या निकल कर आ रहे हैं, 2 पॉइंट हमारे ये निकल कर आ रहे हैं कि 2 पॉइंट हमारे ये निकल के आ रहे हैं कि more covalent character or polarization of ionic bond। तो पहला, लैटिस और इंटरमॉलिक्यूलर forces in ionic solid, will be weaker, पहला, right? And because lattice will be weaker, so दूसरा क्या, lattice energy, Le मतलब lattice energy will be less, एंड तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सच सॉलिड्स विल बी लेस, समझे क्या? राइट, तो वही चीज है। तो यहां पे देखो जरा, अभी हम लोग फटाफट से देखते हैं इसको। सो देखो जरा, यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टॉर्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, और इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स, समझे क्या? तो इसको ऐसे पढ़ सकते हो, इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड इज फेवर्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? तो पहला फैक्टर क्या है, चार्ज ऑन कैटायन। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, और वो उतना ज्यादा क्या करेगा, डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। तो वही बता रहे कि एज द चार्ज ऑन द कैटायन इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू पोलराइज द आयन विल इंक्रीज। This brings more and more covalent nature in the electrovalent compound or the ionic compound। जैसे सपोज हमने एग्जांपल लिया NaCl MgCl2 AlCl3, तो NaCl MgCl2 AlCl3 में एनायन वाला फैक्टर क्या कॉमन है, सबके पास कौन सा एनायन है, सबके पास एक ही एनायन है, Cl-। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कैटायन Na+Mg+2 Al+3, करेक्ट ना? एनायन तो कॉमन है, मतलब एनायन का जो पोलराइजेबिलिटी होता है, एनायन का जो पोलराइजेबिलिटी वाला फैक्टर होता है, उसके बेसिस पे तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसके बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ कैटायन के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है? अभी अगर तुम कैटायन का बेसिस पकड़ोगे, अभी यहां पे अगर तुम कैटायन का बेसिस पकड़ोगे, तो कैटायन के बेसिस के हिसाब से वी हैव Na+, वी हैव Mg+2 एंड वी हैव Al+3। तो इस डायरेक्शन में गए तो हमने ऑलरेडी दिख रहा है कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q ऑन कैटायन क्या इंक्रीजेस, एंड दूसरी बात, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। ये तो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ चुके हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, थर्ड पीरियड क्या है, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरी बात ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, सबके पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में Z/E रेशियो जितना बड़ा होगा साइज उतना छोटा होगा, करेंगे ना? तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से पोलराइजिंग पावर किस तरह से बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर इज इंक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर। तो पोलराइजिंग पावर Na+, Mg+2 Al+3, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें क्या दिख रहा है, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें दिख रहा है पोलराइजिंग पावर, समझे क्या? ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है तो NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, तो इस ऑर्डर में क्या होगा, कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस, समझे क्या? और इसका सबसे अच्छा प्रूफ AlCl3, हमें पता है AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर, हमें साफ साफ दिखते हैं उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं उसमें, यस इस तरह से Al2Cl6
साफ साफ दिखता है वो उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स, समझे क्या? गॉट इट ना? राइट। तो वही चीज है यहाँ पे, वही चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे दे हैव कंपेयर्ड व्हाट चार्ज ऑन द कैटायन, ठीक है। सो हमें दिख रहा है कि +1 +2 +3 चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज हो रहा है, चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज हो रहा है, तो फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ये हो गया, समझे क्या? तो देखो ये ऐसा डाउनवर्ड एरो बना के क्या दिखाया, डाउनवर्ड एरो बना के दिखाया है कि कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, एंड कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंगली ऐसे आएंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। मैंने बताया ना, कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना कम। तो देखो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना 800 डिग्री सेल्सियस, MgCl2 का कितना, MgCl2 को कितना 712 डिग्री सेल्सियस, और AlCl3 कितना सबलाइम्स, मतलब रूम टेम्परेचर में क्या हो जाता है, वेपर हो जाता है, समझे क्या? राइट। तो इस ऑर्डर में ये जो हमने दिखाया, ये जो हमने ऑर्डर दिखाया NaCl, MgCl2, AlCl3, ये फ्रॉम NaCl to AlCl3 कोवलेंट नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फजान्स रूल के हिसाब से लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, समझे क्या? राइट। फटाफट से देखते हैं चीजों को। उसी तरह से सिमिलरली जैसे यहां पे दूसरा एग्जांपल की बात करें, जैसे लेड फॉर्म्स 2 क्लोराइड्स PbCl2 PbCl4 हैविंग चार्जेस +2 and +4। तो PbCl4 में लेड +4 है, तो PbCl4 शोज व्हाट, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, समझे क्या? इन जनरल इफ अ मेटल फॉर्म्स मोर देन वन हैलाइड, द हैलाइड हैविंग हायर पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, दैट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इज यूजुअली मोर कोवलेंट इन नेचर एज कंपेयर्ड टू हैलाइड हैविंग लोअर पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, समझे क्या? ये मैंने पढ़ दिया, इंपॉर्टेंट है, समझे क्या? सो अगर कोई हैलाइड मोर देन वन कैटायन फॉर्म करेगा, तो हैलाइड विच इज हैविंग ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन विल बी मोर कोवलेंट इन नेचर, समझे क्या? इन कंपैरिजन टू द हैलाइड हैविंग लोअर पॉजिटिव चार्ज और द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कैटायन, समझे कि? इन अदर वर्ड्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड हैविंग, आप देखो सीधे सीधे मेल्टिंग पॉइंट को रिलेट कर रहे हैं किससे, कोवलेंट कैरेक्टर से। जहां पे पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा, वहां पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या, कम, गेटिंग ना? सो इन अदर वर्ड्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द हैलाइड हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द हैलाइड हैविंग द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, समझे क्या? तो यहां पे क्या बात करी है, यहां पे इन्होंने ये बात करी है कि जैसे वी हैव PbCl2 एंड PbCl4, समझे क्या? तो यहां पे क्या बात करी, यहां पे बोला है कि कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस, समझे क्या? कोवलेंट नेचर इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्योंकि ये लेड +2 है और ये लेड +4 है, कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, एंड कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में उतना ज्यादा होगा, समझे क्या? कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, समझे क्या? कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम PbCl2 से PbCl4, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा PbCl2 विल हैव अ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन PbCl4, समझे क्या? राइट। तो वही चीज बुक में बताई गई है जो मैंने तुम्हें बताया, समझे क्या? एंड अकॉर्डिंगली लैटिस एनर्जी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, PbCl2 का लैटिस एनर्जी विल बी मोर देन PbCl4 का लैटिस एनर्जी, बात समझ गए? ठीक है, राइट। उसी तरह से साइज ऑफ कैटायन की हम बात करेंगे, तो कैटायन का साइज जितना छोटा उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, समझेगा? तो साइज ऑफ कैटायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है बात, समझे क्या? राइट। तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, और वो नेबरिंग एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना अच्छे से डिस्टॉर्ट करेगा, गेटिंग ना? दैट मींस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैविंग स्मॉलर कैटायन शो मोर कोवलेंट कैरेक्टर, ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल द कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। देखो ध्यान से, जैसे अगर हम लोग बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल के या ग्रुप 2 के हैलाइड्स की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रुप 2 के हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो BeCl2, MgCl2, समझे क्या, CaCl2, गॉट इट, SrCl2 एंड BaCl2, समझे क्या? तो इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में जो कॉमन है वो है एनायन। तो एनायन के बेसिस पे तो हम लोग कुछ भी डिसाइड कर नहीं सकते हैं, ठीक है? क्या चेंज हो रहा है, कैटायन चेंज हो रहा है, Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 एंड व्हाट, Ba+2, कैटायन चेंज हो रहा है ना? तो अगर कैटायन चेंज हो रहा है, तो अगर मैं यहां पे कैटायन को लिखूं बस Be+2, Mg+2, Ca+2, गेटिंग ना, Sr+2 एंड व्हाट, Ba+2,
चेंज हो रहा है कटायन। और हमें यहां से क्या दिख रहा है, हमें यहां से ये दिख रहा है कि ऐसे नीचे जाएंगे तो साइज ऑफ कटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर साइज ऑफ कटायन इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन डिक्रीज हो रहा है तो इसके हिसाब से कोवलेंट कैरेक्टर, ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं, इन सब आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, BeCl2 हैज बेरिलियम +2 जिसका पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम है, तो उसके पास कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा BeCl2, देन MgCl2, देन CaCl2, देन व्हाट, SrCl2 एंड देन व्हाट, BaCl2। समझे क्या, राइट, गेटिंग। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। तो सीधी बात, अगर हम यहां पे ऐसे जाएंगे, इस तरह से अगर हम ऐसे नीचे गए तो हम क्या बताएंगे कि पहली बात, कोवलेंट नेचर क्या डिक्रीजेस, गेटिंग। आयोनिक नेचर समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से, बेरिलियम +2 से बेरिलियम +2 जा रहे हैं तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, तो कोवलेंट नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बेरिलियम BeCl2 इज मोस्ट कोवलेंट, ये देखो, ये मैंने लिखा है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, समझे क्या, राइट। तो BeCl2 से BaCl2 जा रहे हैं तो कोवलेंट नेचर डिक्रीज हो रहा है, आयोनिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, गेटिंग ना। और अगर हम लोग डाउन जा रहे हैं तो आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। कैसे, जब हम लोग डाउन आ रहे हैं, समझे क्या, राइट। इस चीज को देखो जरा, इस चीज को देखो, यहां पे किस तरह से बताया जा रहा है, देखो ध्यान से। तो सी, तो यहां पे क्या है, ये कटायन है Be+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ca+2 Ba+2। तो ये फॉर्मूला ऑफ इनके क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। तो देखो जरा, कोवलेंट कैरेक्टर देखो कैसे दिखा रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, कोवलेंट कैरेक्टर को डाउन से अप दिखा रहे हैं, इंक्रीजेस, मतलब अप से डाउन क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझे क्या, राइट। एंड मेल्टिंग पॉइंट को भी कैसे दिखा रहे हैं, डाउन से अप दिखा रहे हैं, डाउन से अप दिखा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझे क्या, क्योंकि डाउन से अप जा रहे हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या, राइट, वो मैंने बता दिया, गेटिंग। तो अभी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स व्हाट, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, समझेगा। फिर उसके बाद पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन, साइज ऑफ एन आयन के बारे में आगे। तो लार्जर द साइज ऑफ एन आयन, मोर इजिली इट विल बी पोलराइज्ड बाय द कैटायन। दैट मींस एज द साइज ऑफ एन आयन इंक्रीजेस फॉर अ गिवन कैटायन, मतलब अब कैटायन को सेम रखना है और एनायन के साइज को चेंज करते जाना है। तो एज द साइज ऑफ एन आयन इंक्रीजेस फॉर अ गिवन कैटायन, द कोवलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो एनायनिक साइज जितना ज्यादा होता जाएगा फॉर अ गिवन कैटायन, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, समझे क्या, राइट। सो उसी तरह से तो क्या बता रहे, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हैलाइड्स ऑफ कैल्शियम द कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम F- से I-, गेटिंग ना। तो देखो जरा, जैसे अगर हम लोग यहां पे देखते हैं, सपोज करो इफ यू जस्ट टेक द हेलाइड्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम +2 के अगर हम लोग हेलाइड्स की बात करेंगे, ठीक है। सो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द हेलाइड्स ऑफ कैल्शियम +2, तो कैल्शियम +2 के हेलाइड्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है, कैल्शियम +2 के हेलाइड्स में हमें क्या दिख रहा है, वी हैव हेलाइड ऑफ CaF2, CaCl2, देखो ध्यान से, CaBr2 एंड CaI2, समझे क्या। तो इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन चीज क्या है, वो कॉमन चीज है कैटायन, कैल्शियम कैटायन जो है वो कॉमन है, समझे क्या, राइट। तुम्हें दिख रहा होगा ना, ये हेलाइड्स हैं, कैल्शियम कैटायन कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है, एनायन चेंज हो रहा है, समझेगा। और जैसे जैसे एनायन चेंज होगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखो जरा, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर हम लोग यहां पे हेलाइड्स की बात कर रहे हैं, हेलाइड्स की बात कर रहे हैं, CaF2, CaCl2, CaBr2 एंड व्हाट, CaI2। तो कॉमन क्या है, कॉमन है कैल्शियम +2 कैटायन, कॉमन है कैल्शियम +2 कैटायन। चेंज क्या हो रहा है, एनायन चेंज हो रहा है, F-, Cl-, Br-, I-, एनायन चेंज हो रहा है। तो एनायन में हमें क्या दिख रहा है, इस ऑर्डर में हमें क्या दिख रहा है, इस ऑर्डर में हम ये कह सकते हैं कि एनायनिक साइज इंक्रीज हो रहा है ना, एनायनिक साइज इंक्रीजेस, इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन
पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि एनायन का पोलराइजेबिलिटी जितना ज्यादा, उसके आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या ऑर्डर हो जाएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं CaF2 CaCl2 CaBr2 एंड क्या CaI2, इस ऑर्डर में ऐसे जाएंगे। अगर हम लोग इस ऑर्डर में ऐसे गए तो क्या दिख रहा है इन आयनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि कंपाउंड तो आयनिक है, कैल्शियम +2 कैटायन है, एनायन F Cl Br I, कंपाउंड तो आयनिक है, समझेगा। तो हमें यहां पे क्या दिख रहा है, CaF2 से CaI2 गए तो क्या है, कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस, कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस, तो डेफिनेटली आयोनिक नेचर क्या डिक्रीजेस, समझे क्या, राइट। एंड अगर आयोनिक नेचर डिक्रीज होगा, कोवलेंट नेचर इंक्रीज होगा, तो एक चीज ऑब्वियस है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। बात समझे क्या, मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। उसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, जैसे अगर मैं सेम तरह का एग्जांपल अगर मैं ले लूं, इफ यू कंसिडर AlF3 AlCl3 AlBr, सॉरी सिरे मैं ऐसे दे देता हूं, चलो ठीक है पूरा ही ले लेते हैं, AlF3 AlCl3 AlBr3 एंड AlI3, ठीक है। तो यहां पे भी अब हमें क्या दिख रहा है, हमें एक चीज कॉमन दिख रहा है कि यहां पे सेम क्या है, सेम है Al+3 कैटायन, Al+3 का जो कैटायन है वो सेम है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है F Cl Br I। तो यहां पे क्या दिख रहा है, एनायनिक साइज इंक्रीजेस, सो एनायनिक साइज इंक्रीजेस, सो अकॉर्डिंगली पोलराइजेबिलिटी क्या, इट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहां पे जो हमने एग्जाम्पल पकड़ा है, एग्जाम्पल हमने जो पकड़ा है क्या, AlF3 AlCl3 AlBr3 एंड व्हाट AlI3, समझे क्या। तो इस ऑर्डर में आएंगे तो क्या दिख रहा है हमें, इस ऑर्डर में आएंगे तो क्या है, कोवलेंट नेचर इट इंक्रीजेस, आयोनिक नेचर इट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। बात समझे क्या, राइट। तो वही चीज यहां पे ऐसा बताने की कोशिश करी गई है कि तो देखो ध्यान से, जैसे ये हाइलाइट दिए गए हैं, डाउनवर्ड एरो देखो, डाउनवर्ड एरो क्या दिखा रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ एनायन F Cl Br I, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा डाउन जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट वैल्यूज देख सकते हो, CaF2 कितना 1932, CaCl2 कितना 772, CaBr2 कितना 730 एंड CaI2 कितना 575। एंड सिमिलरली ये वाला केस AlF3 AlCl3 AlBr3 एंड AlI3, समझे क्या, राइट। तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस एज द साइड ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीजेस, ठीक है। अभी हम लोग इसकी बात, सॉल्बिलिटी की अभी हम बात नहीं कर रहे, सॉल्बिलिटी में कुछ चीजें और होती है। उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन की, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन के लिए हमें क्या देखना जरूरी है, मैंने ऑलरेडी बताया कि कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमें कोवलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करना है तो कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन भी देखना पड़ता है। जहां पे कैटायन के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वहां पे कैटायन का पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, कैटायन का जो वैलेंस शेल है, एटम का नहीं, कैटायन का जो वैलेंस शेल है उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, समझे क्या, राइट। तो देखो जरा यहां पे क्या लिखा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते होंगे। तो यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि कैटायंस विद 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ब्रिंग ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ द एनायन देन दोज विद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, समझे क्या।
cations which have got 18 electrons in the outermost shell, they bring more polarization of the anion than with the inert gas configuration, even if both the cations have got same size and same charge. For example, CuCl is more covalent than NaCl. Similarly, AgCl is more covalent than NaCl. बात समझे क्या? राइट, तो ये चीज है कैटायन जिनके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है. जैसे अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट लाइक NaCl, तो इसके बेसिस पे सबसे पहली बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहां पे वो ये है कि CuCl इज more covalent than NaCl, despite the fact Cu plus and Na plus they are of same size and same charge. Similarly, AgCl is more covalent than NaCl. रीजन क्या है? रीजन अगर हम लोग बात करें CuCl एंड NaCl के रीजन की बात करें तो CuCl में क्या है? कॉपर प्लस है. ठीक है, कॉपर में पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 29 होता है. तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 29 ना, तो 1s2 2s2 2p6, ध्यान देना, गेटिंग 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10. तो ये क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मगर क्योंकि हमारे पास कॉपर प्लस 1 है तो कॉपर प्लस 1 मतलब क्या? 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. तो देखो जरा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? वैलेंस शेल हैज गॉट, वैलेंस शेल क्या हो गया? n इज इक्वल टू 3. कॉपर का वैलेंस शेल हो गया n इज इक्वल टू 3. n इज इक्वल टू 3 हो गया क्या? वैलेंस शेल. समझे क्या? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. तो कॉपर पास क्या है? सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. और उसी तरह से Na प्लस क्या हो गया? Na प्लस हो गया क्या? 1s2 2s2 2p6 3s1. सोडियम होता है, क्योंकि Na प्लस है तो 3s1 का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. तो वैलेंस शेल के पास क्या है? ये क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है. समझे क्या? तो जिनके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उनका पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ज्यादा होता है. तो दिस हैज गॉट मोर पोलराइजिंग पावर. समझे क्या? कॉपर प्लस हैज गॉट मोर पोलराइजिंग पावर दैन Na प्लस. मोर पोलराइजिंग पावर दैन व्हाट? Na प्लस. समझेगा? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. अगर हम इन्हीं सूडो नोबल गैस वाले एक आयंस की बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रुप 11 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ग्रुप 11 में अगर हम बात करें, वी हैव CuCl, वी हैव AgCl. इन सब के पास क्या है? सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. CuCl, AgCl एंड AuCl. समझे क्या? उसी तरह से हाँ, तो इस अकेले ग्रुप 11 में, इन दिस ग्रुप 11, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो इन दिस केस एंड सिमिलरली ग्रुप 12 में हमारे पास क्या होता है? कैडमियम होता है. ZnCl2 CdCl2 एंड HgCl2. समझे क्या? तो माय क्वेश्चन इज दैट अरेंज, जिनके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, अरेंज CuCl, AgCl and AuCl in increasing order of
कोवलेंट कैरेक्टर एंड सिमिलरली, मतलब ये पहला, अरेंज दिस पहला, एंड दूसरा ये चीज ZnCl2 CdCl2 एंड HgCl2। हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में तो वेरिएशंस देखा, सिंपल सिंपल जो फजांस रूल का वेरिएशन होता है, मगर अभी ग्रुप 11 ग्रुप 12 में इनका क्या वेरिएशन होगा, क्या ऑर्डर होगा, समझेगा? राइट, तो हमें इस पे बात करनी है, ठीक है? राइट, तो ये मैंने क्वेश्चन दिया है, तो जस्ट थिंक अपॉन इट एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास इसके बारे में। तो वेट, हाँ, ठीक है। तो ये हमें पता करना है, ठीक है ना? इसमें हमें बताना है। एक बात आज के दिन थोड़ा रिसर्च करो, कल क्लास में मैं इसको बताऊंगा, ठीक है? राइट, तो ये हुआ, करेक्ट। नाउ उसके बाद ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि ग्रुप 11 में क्या, ग्रुप 11 के हैलाइड्स CuCl, AgCl, AuCl, इनके हैलाइड्स का क्या होगा कोवलेंट कैरेक्टर, या ग्रुप 12 के हैलाइड्स का क्या होगा कोवलेंट कैरेक्टर, ये सवाल पूछा जाता है, समझे क्या? राइट, हमें CuCl और NaCl का कंपैरिजन तो कर सकते हैं, जैसे CuCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl, तो CuCl और NaCl में मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होगा, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। देखो जरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ CuCl कितना है 442, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl कितना है 800, समझे क्या? तो मेल्टिंग पॉइंट की रेस में कौन जीता है? NaCl जीत गया, समझे क्या? जबकि दोनों का साइज देखो लगभग सेम है, कॉपर प्लस और Na प्लस का साइज लगभग सेम है, समझे क्या? राइट, सो दस कैटायंस हैविंग more of core electrons are more polarizing and thus favor what? Covalency, ठीक है? अब यहां पे कुछ जनरल पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जनरल पॉइंट है, इसको स्पेसिफिक ना बनाना हम लोग, क्योंकि ये जनरल पॉइंट सॉल्बिलिटी के बारे में कहा गया है, हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीजें इस ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं सॉल्बिलिटी के बारे में। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि इन जनरल और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग हाई वैल्यूज ऑफ पोलराइजेशन और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर आर फाउंड टू बी लेस सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, समझेगा? तो ये एकदम जनरल सा पॉइंट है, ये हर समय जनरली एप्लीकेबल होता है, मगर एस ब्लॉक में हम इसको जनरलाइज नहीं करेंगे। एस ब्लॉक में सॉल्बिलिटी का हम अलग से एक चीज देखने वाले हैं जो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन से होगा, समझेगा? तो यहां पे बस इतना देख लो कि दोस आयनिक बॉन्ड्स, दोज आयनिक कंपाउंड जिनके पास कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, मतलब दोज आयनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव गॉट मोर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, दे आर लेस सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्यों? बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका रीजन लिख लो, क्योंकि बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यहां पे मैं इसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर सॉल्वेंट पोलर है तो वो पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करेगा, मतलब आयनिक कंपाउंड को ज्यादा डिसॉल्व करेगा। और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली नॉन पोलर होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, है कि नहीं? राइट, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली नॉन पोलर होते हैं और वो जनरली नॉन पोलर कंपाउंड्स मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं। और जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, अल्कोहल इज अ पोलर सॉल्वेंट, ये क्या करते हैं? दे डिसॉल्व व्हाट? पोलर कंपाउंड्स, मतलब आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है? तो वही कह रहे हैं कि दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव गॉट those ionic compounds, those electrovalent compounds which have got high values of polarization or more covalent character are found to be less soluble in water, मतलब less soluble in the polar solvent but more soluble in the organic solvent. The few examples are, जैसे sulfides are less soluble in water than oxides of the same metal. तो obvious ही बात है, sulfides जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं Na2O and Na2S, तो यहां पे कैटायन कॉमन है, एनायन क्या है? O-2S-2, तो इस तरह से क्या हो रहा है? O-2 एंड S-2 साइज
क्या इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझे क्या, राइट। तो कोवलेंट नेचर का ऑर्डर क्या हो गया, Na2O is more ionic less covalent than Na2S. Na2S is more covalent and less ionic than Na2O. तो वही बता रहे हैं कि सल्फाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन, क्या बता रहे हैं कि they are saying that sulfides are more soluble in water than oxides of the same metal, less soluble in water than oxides of the same metal. उसी तरह से lithium salts are more soluble in the organic solvents, क्योंकि ग्रुप 1 में lithium सबसे पहला है और सबसे छोटा है, सबसे छोटा होने की वजह से इसका क्या है, मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर है ग्रुप 1 में, इस वजह से इसके कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि इसके सब कंपाउंड क्या होंगे, ज्यादा कोवलेंट होंगे। सिमिलरली बेरिलियम कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल देन करस्पॉन्डिंग अदर कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि बेरिलियम भी कैसा है, पहला एलिमेंट है, सबसे छोटा साइज, मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर, तो बेरिलियम के कंपाउंड्स क्या होंगे, ज्यादा कोवलेंट होंगे, समझे क्या। सॉल्बिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हैलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम AlF3 टू AlI3, समझे क्या, क्योंकि AlF3 से AlI3 क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से सॉल्बिलिटी इज डिक्रीजिंग। किसमें सॉल्बिलिटी इज डिक्रीजिंग, इन वाटर, बोल सकते हो सॉल्बिलिटी इज डिक्रीजिंग इन वाटर, समझे क्या, राइट। तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फजांस रूल के, अभी मेरे हिसाब से फजांस रूल समझ में आ गया होगा। और मूविंग डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन गोज ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज ऑफ कैटायन बढ़ता जाएगा। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस इंक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन घटता है, तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होता है। सिमिलरली पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन ऑफ अ गिवन कैटायन डिक्रीजेस इन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो साइज ऑफ एन आयन क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड अगर साइज ऑफ एन आयन डिक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसी तरह से पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन बाय अ गिवन कैटायन इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, साइज ऑफ एन आयन इंक्रीज होगा, साइज ऑफ एन आयन इंक्रीज होगा तो उसका पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझेगा। उसी तरह से इंक्रीज ऑफ पोलराइजेशन ब्रिंग्स मोर कोवलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड, द इंक्रीज कोवलेंट कैरेक्टर इज इंडिकेटेड बाय डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट उतना कम, समझे क्या। तो अक्रॉस द पीरियड, मतलब अक्रॉस द पीरियड नहीं, बता रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में पोलराइजेशन इंक्रीज होगा उस डायरेक्शन में कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उस डायरेक्शन में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, समझेगा, राइट। अच्छा अब देखो जरा, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड सिमिलरली सॉल्बिलिटी जिस डायरेक्शन में सेम कंटिन्यू हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पोलराइजेशन इंक्रीज होगा उस डायरेक्शन में कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उस डायरेक्शन में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, एंड उसी डायरेक्शन में नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, उसी डायरेक्शन में सॉल्बिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर सॉल्बिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट उतना ज्यादा, एंड सॉल्बिलिटी इन वाटर उतना कम, समझेगा, उसी सेम डायरेक्शन में। अभी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, राइट। तो देखो जरा ये एग्जांपल्स देख लो, A B C D E F G H I, समझेगा, ये वाले एग्जांपल्स को तुम देख सकते हो, इनको पढ़ सकते हो, गेटिंग ना, ये वाले एग्जांपल्स अपने आप से कर सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन दिखा रहे हैं, तो इसमें तो मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से तुम इनको यू कैन अरेंज एवरी एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, आयनिक कैरेक्टर या कोवलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, लैटिस एनर्जी, एंड बस इतना, समझेगा। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दिखा रहे हैं, इसको पढ़ लेना, मैं इसमें अभी अब गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं, इसको पढ़ लेना अपने आप से, मैं ये PDF फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, समझेगा। तो यू कैन जस्ट स्टडी दिस थिंग ऑन योर ओन कि क्यों मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन जैसे दिखाया गया उस तरह से वेरिएशन क्यों हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट का, समझेगा, राइट। तो जैसे तुम यहां से देख सकते हो कि जैसे LiCl BeCl2 BCl3 CCl4, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, जैसे बुक में लिखा है ना, बुक में जिस लिखा है कि जो एग्जाम्पल दिए गए, एग्जाम्पल जो दिए गए हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहां पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए उन सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसा लिखा हुआ है पोलराइजेशन इंक्रीजेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, समझे क्या, इन गिवन एग्जांपल्स के ऑर्डर में बात हो रही है, समझे क्या, राइट। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूसरी चीज जो दिखाई दे रही है वो क्या है, सॉल्बिलिटी इन
polar solvent decreases while solubility in organic solvent increases. तो ये एग्जाम्पल्स है, प्लीज स्टडी दीज एग्जाम्पल्स. ठीक है, मैंने सारे रीजन बता दिए तुमको अच्छे से. ठीक है, जैसे लास्ट वाले EFGHI इनको देख लेना एक बार ढंग से. ठीक है, तो ये सारे रीजन मैंने तुम्हें बता दिए हैं एक बार. ठीक, नाउ तो फजान रूल हो गया. नाउ लेट अस मूव बैक टू टॉप में लेट अस मूव बैक टू एस ब्लॉक. वापस चलते हैं और कल हमने जहां पे टॉपिक को छोड़ा था वहां से उठाएंगे. अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं सोच रहा हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में तुम्हें सीधा एप्लीकेशन एक बार पढ़ा देता हूं जो हमने अभी पढ़ा है. एटलीस्ट हेलाइट्स का मैं पढ़ा देता हूं, हेलाइट्स का एक ऑर्डर में बता देता हूं. समझे क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और पहले मैं हेलाइट्स का ऑर्डर पढ़ा दूंगा तुम्हें, क्योंकि हमने अभी फजाल पढ़ाई कैन डायरेक्टली रिलेट. तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ऑर्डर ऑफ, मैंने ऑलरेडी कल ही पढ़ाया था. कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल मैंने पढ़ाया था इन गैस स्टेट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इस डायरेक्शन में रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस इन गैस स्टेट. मैंने ऑलरेडी बताया था, समझे क्या? एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. यस, क्योंकि गैस स्टेट में द ओनली थिंग दैट गवर्न्स रिड्यूसिंग नेचर एंड रिएक्टिविटी इज व्हाट? आयनाइजेशन एनर्जी. क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. जबकि इन द एक्वस सोल्यूशन क्या होगा? इन एक्वस सोल्यूशन क्या होगा? मैंने क्या बताया था? सेम ऑर्डर रहेगा, मतलब कुछ अलग नहीं है. ऑर्डर को वही लिख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. बस लिथियम यहां से हटा के लिथियम को सबसे आगे कर दो. समझे क्या? तो एक्वस सोल्यूशन में ऑर्डर क्या आ गया? एक्वस सोल्यूशन में ऑर्डर आ गया, हमने वही ऑर्डर लिखा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड मैक्सिमम क्या? लिथियम. समझेगा? तो एक्वस सॉल्यूशन में कैसे बताएंगे? ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या इंक्रीजेस. एक्वस सॉल्यूशन में ई नॉट ऑक्सीडेशन गवर्न करेगा. ई नॉट ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? इंक्रीजेस, राइट? एंड रिएक्टिविटी क्या? इट इंक्रीजेस. समझेगा? राइट. एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. समझेगा? राइट. अच्छा, अब देखो जरा, अब यहां पे कुछ ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो मैंने कल ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे. केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, alkali metals are highly reactive metals and the reasons for high reactivity are they have got low values of ionization energy, they have got low heats of atomization एंड दे हैव गॉट हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन. मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था कि अगर ज्यादा रिएक्टिव होना है तो जो पॉजिटिव वाले एंथैल्पीज है, कल वाला मैंने जो स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप दिखाए थे, पॉजिटिव वाले एंथैल्पीज में क्या क्या था? एटमाइजेशन था, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी था, और आयनाइजेशन एनर्जी था. मैंने क्या कहा था? वो कम से कम होना चाहिए, कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए. और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए. समझे क्या? तो उस वजह से जो डेल्टा जी ओवरऑल आएगा वो कैसा आएगा? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आएगा. एंड ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आएगा. और रिएक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा. समझेगा? तो एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जीज, हाई लो हीट ऑफ एटमाइजेशन और लो हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन. समझेगा? राइट. तो अभी जो हमने फजानसुल पढ़ा है ये सब मैं पढ़ाऊंगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर वगैरह जो लिखा हुआ है. पहले मैं सोच रहा हूं पहले मैं तुम्हें ये वाली चीज पढ़ा दूं, बिकॉज इसमें डायरेक्ट रिलेशन है फजानसुल का. सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस.
समझेगा कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हैलोजेंस, समझेगा। अब देखो जरा यहां पे क्या करें कि एल्कली मेटल्स डायरेक्टली कंबाइन विद हैलोजेंस फॉर्मिंग हैलाइड्स ऑफ टाइप एमएक्स, मतलब एल्कली मेटल हैलोजेंस साथ डायरेक्टली कंबाइन करते हैं। डायरेक्टली कंबाइन करते हैं इसका मतलब क्या, सीधी बात, डायरेक्टली अगर कंबाइन कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, लिथियम प्लस Cl2 gives 2LiCl, सोडियम प्लस Cl2 gives 2NaCl, समझे क्या, पोटेशियम प्लस Cl2 gives 2KCl। इस तरह से क्या कह रहे हैं, दैट दे रिएक्ट विद हैलोजन डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली रिएक्ट करें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्टली रिएक्ट करें इसका मतलब ये हुआ, मेटल्स do not enter aqueous solution। मतलब डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अब देखो जरा, क्योंकि ये क्या है, ये गैस है ना, ये तो गैस है ना, हैलोजन कैसे होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं ना, तो गैस के साथ गैस ही रिएक्ट करेगा, गैस के साथ सॉलिड तो रिएक्ट कर नहीं सकता है, समझेगा, गैस के साथ एक्वस सॉल्यूशन उतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये जो मेटल्स है, ये मेटल्स भी किस फेज में, ये मेटल्स भी गैस के फेज में है। गैस एंड गैस कैन कंबाइन डायरेक्टली, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली कंबाइन मेटल्स आर इन गैस फेज। एंड अगर मेटल्स इन गैस फेज है तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कली मेटल्स व्हेन दे कंबाइन विद हैलोजेंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कली मेटल्स व्हेन दे कंबाइन विद हैलोजेंस इन द, क्योंकि हैलोजन गैस है और ये कह रहे हैं कि ये हैलोजन के साथ एल्कली मेटल डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो गैस के साथ गैस डायरेक्टली कंबाइन होगा, मतलब एल्कली मेटल्स भी किस फेज में है, गैस फेज में है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स इन द गैस फेज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल इन द गैस फेज क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, समझेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल इन द गैस फेज इज दिस, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स विद हैलोजेंस, समझेगा। दूसरी बात, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे वही चीज लिखी हुई है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, क्योंकि ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये गैस फेज की बात कर रहे हैं। अगर एक्वस सॉल्यूशन होता तो एक्वस सॉल्यूशन में हमें पता है रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये गैस फेज की बात करें, इस वजह से ऐसा ऑर्डर बताया गया है। ऑन द अदर हैंड रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स एल्कली मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, ये तो मैंने मेटलर्जी में भी बताया था कि हैलोजेंस का जो रिएक्टिविटी होता है वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, गेटिंग ना, ये बात तो मैंने तुम्हें बता के रखी हुई है, राइट। अब देखो जरा, अब पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे क्या बताया जा रहा है कि चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग थोड़ा देर से पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट टेबल देख लेते हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझेगा। देखो जरा, द लैटिस एनर्जीज एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कली मेटल्स हैलाइड्स आर गिवन बिलो, समझे, राइट। तो अब देखो जरा, अब मैं तुम्हें ये टेबल को स्टडी करना सिखाऊंगा। अभी हमने जो फजान सुल पढ़ा है हमें उसके हिसाब से देखना है, समझेगा, राइट। तो हम लोग इसको कैसे स्टडी करेंगे, हम लोग इसको किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, हम लोग इसको किस तरह स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं कैसे स्टडी कराऊंगा, सबसे पहले मैं इसको कैसे स्टडी कराऊंगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा फॉर अ गिवन हैलाइड, फॉर अ गिवन हैलाइड, समझे क्या, फॉर अ गिवन हैलाइड। तो अगर फॉर अ गिवन हैलाइड तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या, फ्लोराइड्स, सबसे पहले क्या, फ्लोराइड्स। तो फ्लोराइड्स में हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया LiF, NaF, समझे क्या, KF, RbF एंड CSF। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देखो ध्यान से, ये है।
तो हमें यहां पे दिख रहा है कि हैलाइड आयन क्या है, कॉमन है। हैलाइड आयन क्या है यहां पे, हैलाइड आयन इज कॉमन इन दिस केस, गेटिंग एब्सोल्युटली कॉमन हैलाइड आयन, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सिर्फ फ्लोराइड्स की बात हो रही है। यहां पे चेंज क्या हो रहा है, यहां पे चेंज हो रहा है क्या, यहां पे चेंज हो रहा है Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस एंड CS प्लस, यही चेंज हो रहा है ना। तो मतलब क्या, फॉर गिवन हैलाइड, तो अगर फॉर गिवन हैलाइड तो मैं पहले ही लिख देता हूं Li प्लस Na प्लस Li प्लस से Na प्लस से K प्लस से Rb प्लस से CS प्लस। अगर हम Li प्लस से CS प्लस जा रहे हैं तो पहली चीज क्या, साइज इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, तो कोवलेंट नेचर of ionic compounds formed by these cations must decrease and accordingly lattice energy must decrease and melting point must decrease। समझे क्या, राइट। तो देखो जरा फॉर गिवन हैलाइड्स, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखो जरा, अगर हम लोग इनको लैटिस एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करें तो इसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर या ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे आना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि आयोनिक कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा ना, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन डिक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर या ऐसे बोल दो कि कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड व्हाट, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझे क्या, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, अकॉर्डिंगली क्योंकि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली लैटिस एनर्जी मस्ट इंक्रीज एंड दूसरी चीज क्या, मेल्टिंग पॉइंट मस्ट ऑल्सो इंक्रीज। समझे क्या, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं फॉर अ गिवन हैलाइड की, ठीक है। तो अभी टेबल को देखो, क्योंकि अभी हम लोग गिवन हैलाइड, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात करें गिवन हैलाइड की। तो गिवन हैलाइड की बात करेंगे मतलब हम कैसे आएंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे फ्लोराइड की, सिर्फ बात करेंगे फ्लोराइड की। तो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिर्फ फ्लोराइड की बात करेंगे, अगर देखो ध्यान से, अगर हम लोग सिर्फ फ्लोराइड की बात करेंगे, ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसकी फॉर अ गिवन हैलाइड, गिवन हैलाइड की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहां से क्या दिख रहा है, इस डायरेक्शन में अगर हम गए, इस डायरेक्शन में अगर हम गए ऐसे, तो क्या बताएंगे, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर increases, covalent character decreases, getting ना। तो अकॉर्डिंगली लैटिस एनर्जी मस्ट इंक्रीज एंड मेल्टिंग पॉइंट मस्ट ऑल्सो इंक्रीज। समझे क्या, राइट। फजान्स रूल के हिसाब से, फजान्स रूल के हिसाब से, ठीक है। तो देखो जरा पहले लैटिस एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द दिस थिंग दैट इज द लैटिस एनर्जी, तो